नमस्कार बच्चों। आज हमने आपके सेकंड चैप्टर में से मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 8 नंबर का भी आता है, क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है और आजकल तो 1 नंबर का भी हो सकता है कोई। इसलिए इसको हमने पॉइंट वाइज समझना है और उसके बाद हमने इसको दिमाग में बिठाना है और याद करना है। सबसे पहले हम करेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। राज्य नहीं, साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा राज्य, बहुत शक्तिशाली राज्य। जिसका बहुत विस्तार हो चुका था। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ और इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसका जो सबसे अधिक विस्तार था वो अशोक के समय में हुआ। बहुत बार क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य के 2 महत्वपूर्ण शासकों के नाम आप लिखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड में। हालांकि चैप्टर के शुरू में ही हमने चैप्टर की जानकारी के स्रोत ले लिए, चैप्टर के इतिहास के स्रोत ले लिए, लेकिन इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले तो यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज जो हैं उनके द्वारा लिखी गई, उनका विवरण है, ये पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई जिसका नाम इंडिका है। तो इंडिका पुस्तक में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। मेगिस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लंबे समय तक रहे और जो भी उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य में जो शासन था उसके प्रबंधन के बारे में जो भी यहाँ देखा वो उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। बच्चों, हालांकि ये इंडिका पुस्तक हमारे पास पूरी उपलब्ध नहीं है, इसके काफी अंश जो हैं वो एक तरह से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इंडिका से हम काफी ज्यादा जानकारियां मौर्य साम्राज्य के बारे में ले सकते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। हालांकि इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बातें कम है। नाम से अर्थशास्त्र है लेकिन बातें इसमें ज्यादा राजनीतिक लिखी गई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे चाणक्य, जिन्होंने पहली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में सहायता दी थी और जो एक तरह से उनके गुरु भी थे और जिन्होंने उनको ट्रेंड भी किया था, नंद वंशों के खिलाफ उनका युद्ध भी करवाया था। तो एक तरह से वो गुरु भी थे, बाद में उनके महामंत्री बने और बाद में उनको एक तरह से बिल्कुल मेन जो थे वो सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आजकल चाणक्य सीरियल आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए क्योंकि इससे मौर्य साम्राज्य के बारे में आपकी जानकारियां बढ़ेंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री जो थे चाणक्य, उनका जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उससे भी हमारी जानकारियां जो है वो बहुत ज्यादा उसमें इजाफा होता है। इसके अलावा बौद्ध, जैन और पौराणिक ग्रंथ, हालांकि इनके बारे में डिटेल जानकारियां हमने अपने चैप्टर 4 में लेनी है, थिंकर, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर में। लेकिन ये हमें मौर्यन पीरियड के बारे में विशेष जानकारियां देते हैं क्योंकि अशोक जो थे वैसे ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंगा युद्ध के बाद, और बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है वो बहुत सारा हमें अशोक के बारे में, मौर्य के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से अभिलेख हैं, अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी हैं जो हमें मौर्यन के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। अभिलेखों के बारे में काफी कुछ मैं आपको बता भी चुकी हूँ, इनको पढ़ा कैसे गया, इनमें कौन सी भाषा थी, और अभिलेख जो है वो अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। और बच्चों, अशोका ने तो अभिलेखों का बहुत ज्यादा जो थे अभिलेखों के माध्यम से ही अपने धर्म का प्रचार भी किया। उसने जो पत्थर था, पत्थर के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर अपने जो संदेश थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, उसमें संदेश जो थे वो खुदवाए और लोगों तक वो संदेश पहुंचाए। और इसके अलावा फिर सिक्के थे, और सिक्के पहली बार जो थे मौर्यन के द्वारा चांदी के सिक्के भी बने और इसके साथ साथ आहत सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के बने। वो हमें बहुत सारी जानकारियां देती हैं मौर्यन के बारे में। और फिर मूर्तियां,
प्रस्तर मूर्तियां जो उस समय की मूर्ति कला के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारियां देती हैं। तो इस तरह से बच्चे हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो है हमारे पास काफी ज्यादा हैं, जिससे हम मौर्य वंश के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो 3 ही नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का नहीं हो सकता है। सो आपको इसका जो है वो समझ लेना है कि 3 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि वो कौन कौन से आपने लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन जो था वो किस प्रकार चलाया गया। जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक रूप से देखें तो 5 राजनीतिक केंद्र थे, 5 राजनीतिक केंद्र। लेकिन इन 5 राजनीतिक केंद्रों में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र मतलब आजकल का बिहार। और राजा स्वयं जो था वो राजधानी में ही रहा करता था। उसके बाद इसके 4 और केंद्र थे जिनको हम प्रांतों के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर गवर्नर हुआ करते थे। इन 4 केंद्रों में गवर्नर शासन किया करते थे, क्योंकि ये कैपिटल सिटी से बहुत दूर थे और इसलिए इनका शासन चलाने के लिए गवर्नर का होना जरूरी था। हालांकि ये गवर्नर जो होते थे वो राजा के प्रति जवाबदेह भी रहते थे, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट के इतने साधन विकसित नहीं होते थे और इसलिए ये गवर्नर जो थे इनको एक तरह से वहां पर जैसे तक्षशिला था, आजकल का पाकिस्तान है, इसी तरह से तौसल है, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है, उज्जैनी है जो आजकल का एमपी है, स्वर्णगिरी है जो आजकल कर्नाटका में है। तो ये आप देखोगे तो ये केंद्र कितनी कितनी दूर है, कितनी कितनी लंबी दूरियां हैं और इसलिए यहाँ पर अलग अलग रूप से गवर्नर शासन किया करते थे। और बच्चे बहुत बार इतिहासकार जो है इतने बड़े फैले साम्राज्य को जानकर बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा उस समय राजा के लिए शासन करना और इतने दूर के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक मार्गों वाले लंबी दूरी के क्षेत्र थे। कहाँ पर स्वर्णगिरी, कहाँ पर यूं कह लीजिए तक्षशिला, तो बहुत ही एक तरह से दूर दूर स्थान थे। लेकिन ये बहुत ही उस समय मौर्यन शासकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात रही होगी कि उन्होंने इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य पर शासन कर लिया। लेकिन इतना जरूर है कि जो शासन था, शासन की जो पकड़ थी, शासन का जो नियंत्रण था, जो उसकी जो मजबूत पकड़ थी, वो जरूर राजधानी पाटलिपुत्र या इसके आसपास के क्षेत्रों में रही होगी। यहाँ पर शासन की पकड़ थोड़ी ढीली ही रही होगी। लेकिन ये था कि ये साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला हुआ साम्राज्य था। अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान से उड़ीसा तक इसका विस्तार अगर देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट इसका विस्तार का लेते हैं। पहले हम 5 केंद्र ले लेते हैं, उसके बाद विस्तार का ले लेते हैं। विस्तार में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो एरिया है वहां से लेकर उड़ीसा तक और दूसरी तरफ उत्तराखंड से लेकर कर्नाटका तक, आंध्र प्रदेश तक इतना फैला हुआ है। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रबल जो शासन की पकड़ रही होगी वो राजधानी पाटलिपुत्र के आसपास ही रही होगी। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेंगे, वो होगा इसका आवागमन का। तो जब हम आवागमन की बात करते हैं तो लोगों का आवागमन इतने लंबे साम्राज्य में कैसे होता होगा। अब राजधानी से लोगों को यहां तक जाते इन प्रदेशों में जाते हुए तो महीनों लग जाते होंगे। अब महीनों में लोग कैसे सफर तय करते होंगे और उनको किस प्रकार जो है वो लंबे रास्ते तय करते समय कौन कौन सी कठिनाइयां आती होंगी। तो उस समय आवागमन के साधन जो हैं वो 2 ही रहे, या तो फिर जल मार्ग था या फिर स्थल मार्ग था। मतलब नदियां या उसकी जो उपनदियां या सहायक नदियां उनके मार्गों से या फिर स्थल मार्ग से ये आवागमन होता होगा जरूर। लेकिन जो लोगों को सुरक्षा थी वो कौन प्रदान करता होगा। रास्ते में जो दिक्कतें आती होगी लोगों को खान पान के लिए, सुरक्षा के लिए कौन प्रदान करता होगा। तो हमने 4th पॉइंट में ले लिया, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि सेना जो थी, मतलब लड़ने का काम तो सेना करती ही करती थी, लेकिन इसके साथ सेना सुरक्षा और खान पान का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी।
सेना सुरक्षा और खान पान का रास्ते में प्रबंधन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, महत्वपूर्ण माध्यम थी। सो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि मेगिस्थनीज के वृतांतों से हमें क्या क्या पता चलता है। तो हमें सेना के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें मेगिस्थनीज के वृतांत से ही पता चलती है कि सेना जो थी उसमें एक तो समिति होती थी और उसके साथ साथ उसकी 6 उपसमितियां थी, और सेना की जो उपसमितियां होती थी वो अलग अलग कार्य करती थी। सेना की उपसमितियां अलग अलग कार्य करती थी, जिसमें से आप अगर देखें तो उनकी पहली समिति जो थी, उपसमिति, वो थी जो नौसेना की देखरेख करती थी। दूसरी उपसमिति थी जो यातायात का संचालन करती थी और खान पान का प्रबंधन करती थी। तीसरी उपसमिति थी जो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी उपसमिति थी जो अश्वारोहियों का संचालन करती थी। अश्वारोही मतलब घुड़सवार। और चौथी पांचवी जो थी ये रथारोहियों का करती थी संचालन, और अगली जो थी वो हाथियों का संचालन करती थी, छठी। लेकिन विशेष रूप से मेगिस्थनीज ने जो सेकंड वाली उपसमिति है उसका महत्व बताया, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती थी कि पूरी सेना के यातायात का प्रबंधन करना। अब सेना के लिए जो सेना के हथियार हैं या फिर सेना के लिए जो आवागमन के लिए जो बैलगाड़ियां हैं उनका अरेंज करना, खान पान का अरेंज करना, सेना के लिए ही नहीं बल्कि सेना के अलावा जो भी मतलब घोड़े हैं या और पशु हैं उनका भी साथ में प्रबंधन करना, खाने का प्रबंधन करना। तो इसकी जिम्मेदारी जो थी, जो सेकंड समिति थी, उसके बारे में विशेष रूप से बताया हुआ है कि इसका जो जिम्मेदारी थी, इसका जो दायित्व था वो बहुत बड़ा था। यातायात के साथ खान पान का भी प्रबंधन करना, और वो खान पान सेना के साथ साथ जो है जो सेना में जिन भी जानवरों की सहायता ली जाती थी उनका भी साथ में प्रबंधन करना। और उसके बाद अशोक जो था, अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया बच्चों, और धम्म प्रचार के लिए उसने महामात जो थे वो नियुक्त किए, जिसको धम्म महामात कहते हैं। अब अशोक ने अगर अपने धम्म का प्रचार किया, जगह जगह पर उसने अपने धम्म को फैलाने की कोशिश की, सो ये यकीनन उस समय यातायात के अच्छे साधनों की बदौलत ही रहा हुआ कि वो अपने धर्म का इतना प्रचार कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यातायात के साधन थे वो उनका प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। और इसके पश्चात बच्चे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य जो था वो कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। अब जब हमने मौर्य साम्राज्य को समझ लिया तो उसका महत्व समझने में ज्यादा हमें मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि 19वीं सदी के जो इतिहासकार थे, मतलब ब्रिटिश पीरियड में, और मौर्य साम्राज्य के बारे में जब उनकी जानकारियां विकसित हुई, जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा गया, तो उनको फिर उस समय पता चला कि ये बड़ा एक उनको अचंभा भी हुआ कि उस समय में इतने शक्तिशाली, इतने विस्तृत साम्राज्य पर शासकों ने शासन कैसे किया। उनको ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। लेकिन बच्चे वाकई ही मौर्य साम्राज्य, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो था वो सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। तो जब हम इसके पॉइंट्स लेंगे तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ शासन। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, इसमें आपने उनकी राजनीतिक सीमाओं के बारे में बताना है, उनके राजनीतिक केंद्रों के बारे में बताना है, पाटलिपुत्रा इस कैपिटल के बारे में बताना है। उसके अलावा जो उसके बाकी सेंटर्स हैं उनके बारे में आप बताएंगे। और ये लंबी दूरियों के क्षेत्र थे, और लंबी दूरियों के क्षेत्र में ये साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था, और बकायदा जो था एक शासक के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण किया जाता था। सो पहला पॉइंट आपने ये दे देना है। और क्योंकि मैं रेपिटेशन नहीं कर रही हूं, आपने जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में
पॉइंट्स हैं उनको इसमें मर्ज कर देना है, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला अगर आता है तो इन पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हो और इस तरीके से 8 पॉइंट बना सकते हो, इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट और दूसरे पॉइंट। तो यहाँ पर जो विस्तृत भूभाग में फैला हुआ शासन है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला पॉइंट मैंने आपको दिया है, इसके सेंटर्स एंड किस प्रकार सेंटर्स के ऊपर नियंत्रण होता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसका हम लेंगे वो लेंगे शक्तिशाली राजा। तो इसके राजा जो थे वो शक्तिशाली थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि शक्तिशाली राजाओं में अपने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का नाम लिखना है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, बहुत ही जिसको बोलते थे ब्रेव रूलर्स थे, और उन शासकों ने इसका एक्सपेंशन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैक्सिमम चंद्रगुप्त मौर्य देखो एक आम व्यक्ति से एक राजा की हैसियत पर पहुंचा, और उसके बाद उसने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य जो था उसका विकास किया, इतना बढ़िया तरीके से और इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन दिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट में अशोका जो थे उन्होंने इसका एक्सपेंशन जो था वो मैक्सिमम कर दिया, मतलब उड़ीसा में जो थे कलिंगा तक इसका एक्सपेंशन कर दिया। इसके पश्चात हम लिखेंगे अभिलेख जो है मैक्सिमम जो थे वो मौर्यन पीरियड में बनाए गए, और अभिलेखों के ऊपर जो थी वो बहुत सारी जानकारियां जो थी वो उस समय की उपलब्ध करवाई गई। सो इसके साथ ही साथ जो मूर्तियां हैं, प्रस्तर की मूर्तियां, वो जो मूर्ति की एक अद्भुत कला है, उनकी जानकारियां हमें मिलती हैं कि कला में भी ये कितनी रुचि लेते थे। इसके साथ ही साथ सिक्के हैं, वो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चांदी के सिक्के, आहत सिक्के, जिसके बारे में मतलब सिक्के सिर्फ यही नहीं है कि हमें पता चलता है कि जी सिक्के बन गए और सिक्के जो थे वो चांदी के बन गए। सिक्कों से बहुत लंबी कहानी जो है वो हमारे सामने आ जाती है कि सिक्के बने, इसका मतलब क्या हुआ कि लेन देन हुआ, बहुत ज्यादा लेन देन हुआ, इसका मतलब व्यापार विकसित हुआ। कारण पीछे रहा होगा कि लोगों के पास व्यापारिक जो मदें थी वो तैयार की गई। क्योंकि एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, क्राफ्ट वर्क बहुत ज्यादा विकसित हुआ। तो कहने का मतलब कि इसके पीछे सिक्कों से किसी भी साम्राज्य की जो पूरी की पूरी एनरिचमेंट है वो हमारे सामने आ जाती है कि कितना एनरिच रहा होगा। उसके पश्चात, और ये शुरू के प्रयास हैं, ये याद रखना जरूरी है कि चांदी के सिक्के इनके द्वारा बने और आहत सिक्के बने। उसके बाद अगर हम बात करें अशोका की, तो सबसे महत्वपूर्ण, और अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, और इतना उनके मन को ठेस पहुंची कि उन्होंने हमेशा के लिए ये डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, अब युद्ध का रास्ते का त्याग कर देंगे और हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। खुद भी अहिंसा का पालन करेंगे, शांति का पालन करेंगे, और दूसरों को भी समझाएंगे कि वो अहिंसा का पालन करें। और दिग्विजय से धम्मवजी की तरफ जो थे अशोका चल पड़े, और उसके पश्चात उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो था वो बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। लेकिन साथ ही साथ अशोका ने जिस धर्म का प्रचार किया उसमें कुछ नैतिक नियम जो थे और भी जोड़ दिए, जो लोगों के छोटे छोटे दैनिक जीवन को लेकर बातें थी उनको भी साथ में जोड़ा कि जो छोटे लोग हैं उनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जैसे प्रजा है उसको राजा का सम्मान करना है, घर में छोटे सदस्य हैं तो उनको बड़ों का सम्मान करना है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बड़े जो हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो छोटों से प्यार करें, जैसे एक राजा है तो उसको अपनी प्रजा से प्यार होना चाहिए। और इसी से प्रेरणा लेकर अशोका ने अपने पूरे जीवन काल में बचे हुए समय में उन्होंने बहुत सारे जो थे वो कल्याणकारी कार्य भी करवाए। सो कल्याणकारी राज्य जो है हम नेक्स्ट पॉइंट में ले लेंगे कि ये अशोका थे। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बहुत सारे किसानों के हित में, शिल्पकारों के हित में बहुत सारे नियम ऐसे बन रहे थे, और उनके हित में जैसे किसानों की इरिगेशन को लेकर समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। और इसी तरीके से अशोका जो थे उन्होंने सड़कों के किनारे शायदर वृक्ष लगाए, सराय बनाई, उन्होंने अस्पताल बनाए, इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी। और उनको बड़ी ठेस पहुंचती थी अगर कोई
जो था वो हिंसा करता था, जहाँ किसी जीव की हत्या करता था, जहाँ कोई किसी जानवर को मारता था, तो कहने का मतलब पूरे मन से वो एकदम जो थे वो अहिंसा धर्म का पालन करने लगे थे। और उसके बाद इस साम्राज्य की जो सबसे बड़ी बात है बच्चे ये है, सबसे खूबसूरत राज्य के पश्चात हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। जो मौर्य शासक थे वो हमारे राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। स्पेशली अगर हम अशोका की बात करते हैं और अगर हम दूसरी तरफ अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रेरणा जो थी वो जो ग्रेट अशोका थे उनसे मिली उनको, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलना, सहिष्णुता की नीति, दूसरे के धर्मों का सम्मान करना, तो कहने का मतलब कि ये सारी बातें जो थी अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारी हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ये सारे ही सिद्धांत, ये सारी ही आइडियोलॉजी। और इसके साथ साथ अगर हम आजादी के बाद देखें तो जब जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो अशोका के, उसका पैटर्न जो है वो अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया। तो कहने का मतलब कि हमारे राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे अशोका, और आज भी हमारे नेताओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था इतिहास का। और अगली बात हम करते हैं तो वही आइडियोलॉजी की फिर बात आ जाती है, जिसको मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया कि अशोका जो थे वो अहिंसा पर चलने वाले शासक थे, और जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को इतने जबरदस्त तरीके से अपना लिया कि उनको बहुत बुरा लगता था अगर कोई पशु पक्षियों के साथ, जहाँ जानवरों के साथ भी हिंसा करता था। और उसके बाद प्रेम, जैसे उन्होंने अपनी प्रजा से प्रेम किया, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जिस प्रकार वो प्रजा के लिए जो थे उनके मन में भाव थे, और इसके साथ साथ सहिष्णुता। अशोका इतने बड़े शासक थे, वो चाहते तो उस वक्त भी दूसरे जो लोग थे उनको जबरदस्ती कह सकते थे कि वो उनका आचरण का पालन करें, नहीं। उन्होंने बहुत सहिष्णुता से, बहुत शांति से उन्होंने जो था बौद्ध धर्म का, या जो अशोका का धर्म था जिसमें नैतिकता के गुण थे, उनका संदेश दिया लोगों को, लेकिन कभी भी उन्होंने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की। और इसके साथ साथ विदेशों में अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उसका प्रचार हुआ। अगर हम कहें तो बहुत से हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज में हमारा जो था वो बौद्ध धर्म, उसका प्रचार हुआ। और अशोका ने खुद अपने पुत्र, अपनी पुत्री, उनको विदेशों में इसका प्रचार करने के लिए भेजा, और पूरा टाइम जब तक उन्होंने इसका पालन भी किया, और पूरे समय अशोका ने अपने काल में जो था इसको जगह जगह फैलाने की कोशिश की, चाहे वो धर्म जो महामात्र थे उनके जरिए, चाहे उन्होंने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने जो संदेश थे, जो जिससे कि लोगों के नैतिक जीवन में बहुत अधिक सुधार हो सकता था और लोग शांति के मार्ग पर चल सकते थे, तो उन्होंने इस प्रकार के संदेश भी जो थे वो लोगों तक पहुंचाए। तो बच्चों, अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के महत्व की और मौर्य शासकों की, तो एक बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये थी कि इतने महान, इतने बड़े शासक होने के बावजूद भी मौर्य शासक बहुत ही विनीत थे, बहुत ही विनीत थे। उनमें इतनी विनम्रता थी, और उन्होंने इतने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मौर्य शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने की कोशिश नहीं की। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य जो था वो प्राचीन भारत में अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है और वो मौर्य प्रशासन भी 8 नंबर का हो सकता है। तो मौर्य प्रशासन में जो मैंने आपको करवाया 5 पॉइंट मैंने आपको लिख कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप
मौर्य साम्राज्य जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं में मौर्य साम्राज्य के महत्व वाले में से ले सकते हैं। जैसे कला का ले सकते हैं, जैसे अशोका के दम का ले सकते हैं, कल्याणकारी राज्य का ले सकते हैं पॉइंट आप, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब कि दोनों में से जो कोई भी 8-8 क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है तो आप इसके पॉइंट उसके साथ मर्ज कर सकते हो, क्योंकि उनकी विशेषताएं जो है वो उनका महत्व बताती हैं और उनका महत्व ही जो है वो उनकी विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हमने मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था और मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था इसको किया। अब हम महत्वपूर्ण इसके प्रश्न लेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसमें से प्रश्न नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो सकता है, जिसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिख सकते हैं, मेगिस्थनीज की इंडिका पुस्तक लिख सकते हैं और अभिलेख लिख सकते हैं। कोशिश करनी है बच्चे, जब भी आपने आंसर्स देने हैं तो आपके जो पॉइंट हैं, जिन पॉइंट्स का जो कह लीजिए कि वजन ज्यादा होता है, जो जिसमें आप डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण है उनको पहले लिखने की कोशिश करनी है। तो ये 3 पॉइंट आपने इंस्क्रिप्शन का दे दो और उसके बाद आपने इंडिका का दे देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट जो देना है वो पॉइंट आपने अर्थशास्त्र का दे देना है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अशोका के दम के क्या नियम थे बच्चे? बहुत ही आसान बातें। अशोका ने दूसरे के धर्म जो था, दूसरे के धर्म उसका सम्मान करने के लिए कहा, सहिष्णुता की नीति अपनाई। ये उनके धर्म का सबसे पहला जो था वो नियम था। दूसरा, बड़े जो हैं वो छोटों से प्यार करें, राजा जो है वो अपनी प्रजा से प्यार करे। इसी तरह से छोटे जो हैं वो बड़ों का सम्मान करें, प्रजा भी राजा का करे। घरों में भी छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों का सम्मान करें, उनसे कुछ सीखें, उनका आशीर्वाद लें। इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था? तो मौर्य प्रशासन मैंने आपको पहले बताया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप पॉइंट्स जो इनकी इंपॉर्टेंस है प्रशासन की या मौर्य की जो इंपॉर्टेंस वाले जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं 7-8 और जो दूसरे पॉइंट बताए हैं 5 मौर्य प्रशासन के, आप दोनों को मर्ज करके आप इसके 8 सॉलिड पॉइंट बना सकते हैं। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य में सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम थी। पुष्टि करें। बहुत बार बच्चे ऐसे आता है कि आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं 12th में, तो आपको पता होना चाहिए कहीं कहीं पर आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है तो आपको क्या करना होता है, जस्टिफाई करना होता है, लेकिन आंसर वही होता है। इसको सीधे भी लिख सकते थे कि सेना के क्या क्या कार्य थे, लेकिन इसको स्टेटमेंट के करके स्टेटमेंट के रूप में आपको बताया गया। सो पुष्टि करें। यहाँ पर आपने जितने भी मैंने आपको सेना के कार्य बताए, सेना की जो एक समिति थी उसकी 6 समितियां थी, दूसरी जो समिति थी उसका महत्वपूर्ण कार्य था, है ना, युद्ध का कार्य तो सेना का था ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ जो था साम्राज्य में किस तरह से खान पान की, जातावजात की, सुरक्षा की जो थी व्यवस्था वो भी करना सेना का कार्य था। तो वो सब आप इसमें लिखोगे। उसके बाद आगे आ गया, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसके मैंने अभी अभी पॉइंट बताए। चाहे आप सिक्कों की बात इसमें लिख लो कि सिक्कों का प्रचलन हुआ इस काल में, आहत सिक्के पहली बार बने, चांदी के सिक्के बने, सिक्कों की बहुतायत थी, बहुत ज्यादा सिक्के थे, व्यापार बहुत समृद्ध था, है ना। तो इसके साथ ही साथ आप शासकों का दे सकते हो कि शासक जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना, साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका था। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें भी जैसे प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, पुष्टि करें, ये भी एक स्टेटमेंट टाइप है, तो आपने पुष्टि करनी है, जस्टिफाई करना है आंसर को। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपने 8 पॉइंट देने हैं और इन 8 पॉइंट्स में आपने जो पॉइंट्स देने हैं उसमें फिर वही पॉइंट्स आपके आ जाएंगे कि अशोका का धम का आ जाएगा, कल्याणकारी राज्य आ जाएंगे, राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, ठीक है। और उसके बाद अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता जैसी जो क्वालिटीज थी वो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने जो थी रूलर से ली, स्पेशली अशोका से ली। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आपने इस
के आंसर में दे देनी है। तो इस प्रकार से बच्चे हमने इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन जो है वो 8-8 मार्क्स के किए, जिसके आपको 8-8 पॉइंट्स जो हैं वो बनाने आने भी चाहिए। और अगर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है तो बड़े आराम से बच्चे आपके पॉइंट्स जो है वो बन जाते हैं और आपके नंबर जो है वो पूरे के पूरे इतिहास में आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको कोई और टॉपिक जो है वो करवाया जाए।